आज हम लोग जावा में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एक टर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो हम बताते हैं थोड़ा बहुत कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में आपको समझ में आएगा क्यों रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहां पे समझो, जैसे कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे उसके हार्डवेयर पे काम नहीं करते हैं, हम लोग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ठीक है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। मतलब हार्डवेयर से कनेक्ट किससे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो ओएस को देते हैं। क्लियर है? अब ये जो ओएस होता है ना, ये दो तरह का होता है, समझो यहां पे। एक होता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है क्या? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? और एक होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब यहां पे समझो, ये सिंगल टास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक बार में एक ही टास्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लियर है? अगर आप उसको कुछ काम कर रहे हो, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा चीज को, दूसरे एप्लीकेशन को ओपन होने नहीं देगा। उसे क्या बोलते हैं? सिंगल टास्किंग। जब आप एक बार में एक टास्क को परफॉर्म करो, दैट इज कॉल्ड द सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था ना, वो सिंगल टास्किंग होता था, उसे मल्टीटास्किंग एक साथ में काम नहीं होता था, एक साथ में मल्टीपल काम नहीं होता था। लेकिन अब हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे हम लोग का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टीटास्किंग है। ठीक है, जैसे हम लोग काम कर रहे हो मल्टीटास्किंग है, हम लोग एक बार में मल्टीपल टास्क को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अभी के केस में देखो, हम यहां पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम यहां स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। क्लियर है? हम यहाँ पे अपना बोर्ड ओपन करके लिख भी रहे हैं कुछ, तो हम 3-4 एप्लीकेशन में क्या ओपन किए हुए हैं, तो मेरा काम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो एल्गोरिदम होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं, मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितना एल्गोरिदम है? दो तरीका है जिसके थ्रू वो क्या करता है? मल्टीटास्किंग को अचीव करता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? अब यहां देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो एक बार में अलग अलग सेपरेट प्रोसेस को, ठीक है, एक साथ ही ओपन कर देता है, अलाउ कर देता है सिंगल सीपीयू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे कि एक सिंगल सीपीयू है, क्योंकि हम लोग के पास मल्टीपल सीपीयू वाला कंप्यूटर तो है नहीं, हम लोग का सीपीयू कितना होता है? एक होता है। अब इस केस में देखो तो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे मान लो यहां पे डिफरेंट यहां से प्रोसेस लाइन में लगा रहता है। P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है और क्या? P4 प्रोसेस है। ठीक है, हर एक प्रोसेस जिसको रन करना होता है उसको रैम में क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो मल्टीपल प्रोसेस जब आप ओपन करते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन जब ओपन करते हो, तो इस केस में सारे एप्लीकेशन ओपन होकर रैम में आ जाता है। तो रैम में आएगा, लेकिन सिंगल सीपीयू एक बार में तो एक ही टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। सिंगल सीपीयू एक बार में एक ही टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, एक ही प्रोसेस को काम करेगा। लेकिन जावा में मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा कि हम एक मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देंगे। अब इसमें क्या है कि सभी जितना भी प्रोसेस जिसको रन कराना है, सबको सीपीयू का टाइम चाहिए, तो उसको एक लाइन में लगा देता है, जिसको बोलता है वो रेडी क्यू। क्या बोलता है? रेडी क्यू बोलता है। क्लियर है? यहां पे रेडी क्यू आता है वहां पे। क्लियर है? सब लोग यहां पे लाइन में लगा हुआ है। क्लियर? अब सीपीयू यहां से उठाता है ले जाने के लिए कि भाई किस प्रोसेस को हमको उठाएंगे, किसको लेके जाना है। अब यहां पे एल्गोरिदम काम करता है, जिसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अलग अलग होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जैसे कोई होता है क्या, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी बेस्ड होता है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो यहां से उठ के जाता है किसके पास? सीपीयू के पास। ठीक है, जो सबसे छोटे टाइम में क्या कर जाए, कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाए, वो सबसे पहले कर लेता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आपके रेडी क्यू में किस टाइप का प्रोसेस है, उस हिसाब से देखता है कि चलो सबसे छोटा वाला जो प्रोसेस है उसको सीपीयू के भेज के जल्दी काम करवा के इसको खत्म करवा देते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। तो यहां पे कंकरेंट प्रोसेस एक साथ में क्या करते रहता है? रन करते रहता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करते रहता है। लेकिन यहां इंटरनली क्या होता है? सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को रन कराता है। नंबर ऑफ जो प्रोसेस होता है सभी को हैंडल करता है एक बार में, क्योंकि सीपीयू का स्पीड इतना फास्ट होता है कि वो मिली सेकेंड में स्विच कर जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस। तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, तो हम लोग को लगता है कि सभी प्रोसेस एक साथ में क्या कर रहा है? रन कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी हम व्हाइट बोर्ड यहां पे ओपन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे समझो, अभी हम कुछ लिख नहीं रहे थे यहां पे, तो सीपीयू को दूसरा काम करने लगा उस केस में, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस है नहीं। अगर हमको डाउनलोडिंग में लगा देंगे तो सीपीयू को कुछ, उसमें सीपीयू का कुछ खास रोल होता नहीं है, डाउनलोडिंग कर रहा है वो अपने। क्या? तो इस तरह से चीजें होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रोसेस, डिफरेंट सेवरल प्रोसेस
एक साथ रेडी क्यू में रहता है और सीपीयू वहां से उठाकर उसको ले जाता है अकॉर्डिंग टू सम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, और देन उसको वहां पे प्रोसेस करके छोड़ देता है, ठीक है, तब उसका टास्क कंप्लीट होता है। दिस इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसी से रिलेटेड टर्म कौन आया? मल्टी थ्रेडिंग। एक क्या है? मल्टी थ्रेडिंग एक टर्म है, क्लियर है? मल्टी थ्रेडिंग क्लियर है? तो जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। अब है क्या, समझो यहां पे मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही प्रोसेस होता है, प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस, जैसे P1 मान लो एक प्रोसेस है, अब इसी प्रोसेस का अलग अलग पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है, और हर एक एक पार्टीशन अलग अलग टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। हर एक एक पार्टीशन जो है अलग अलग टास्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड, क्लियर है? तो एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड हो सकता है। यहां देखो, ये T1 थ्रेड हुआ, ये T2 थ्रेड हुआ, ये T3 थ्रेड हुआ, और ये क्या हुआ? T4 थ्रेड हुआ। तो इस प्रोसेस में, प्रोसेस P1 में कितना थ्रेड है? 4 थ्रेड है, ठीक है। तो 4 थ्रेड यहां पे एक साथ अगर सिंगल सीपीयू, एक सिंगल सीपीयू ये चारों थ्रेड को एक साथ हैंडल करे, दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग, क्लियर? यहां पे फिर वही एल्गोरिथम लगता है, अप्लाई होता है। हम लोग सभी थ्रेड का प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, किसको कब एग्जीक्यूट करवाना ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज जावा में, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, जहां पे एक सिंगल प्रोसेस को मल्टीपल पोर्शन में क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक सिंगल प्रोसेस को मल्टीपल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, जहां पे हर एक एक पोर्शन एक इंडिविजुअली टास्क को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द क्या? थ्रेड। समझ में आ रहा होगा? यहां पे देखो, मान लो सपोज करो यहां पे, चलो एक एग्जांपल लेके चलो, देखो यहां पे जैसे मान लो कोई होटल है, ठीक है। अब होटल में कोई भी एक आया आदमी खाना खाने के लिए, अब उसने कुछ ऑर्डर किया, बात को समझो। तो ऑर्डर को किचन में गया, अब समझना चीजों को। अब ये किचन में जाने के बाद यहां पे अलग अलग, अब अलग अलग लोग होंगे। अगर एक ही लोग होगा तो टाइम कितना लगेगा? मान लो उसको चावल भी खाना है, रोटी भी खाना है, सब्जी भी खाना है, सलाद भी खाना है, क्लियर है? अब बताओ, तो अब एक लोग रोटी बना रहा है, एक लोग चावल बना रहा है, और एक लोग सलाद बना रहा है, क्लियर है? एक लोग दाल बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि काम जल्दी होगा ना? क्या? अब हर एक थ्रेड का अलग अलग काम दे दिया गया कि तुम ये वाला काम कर लेना, तुम ये वाला काम कर लेना, तुम ये वाला काम कर लेना, और तुम ये वाला काम कर लेना। तो कितना अच्छा हो गया। तो सिंगल, देखो किचन जो हो एक सिंगल प्रोसेस है जहां पे पूरा खाना बनता है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल स्टाफ हैं जो अलग अलग टास्क क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। उसे क्या बोलेंगे? थ्रेड बोलेंगे, जिससे काम जल्दी हो, फास्ट हो, क्लियर है? अभी हम लोग जो पार्टीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन जब सीपीयू कॉल करता है, उस फंक्शन के अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस है, तो 100 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेगा, तब जाके दूसरे फंक्शन को सीपीयू हाथ लगाता है, कॉल करता है, तब जाके उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्टार्ट होता है, क्लियर है? अब इस केस में है, मान लो उस फंक्शन में कभी इनपुट लेना हो, अरे भाई तो इनपुट लेने में तो टाइम लगेगा ना, तो क्यों उस टाइम में आप बैठे हुए हो, आप क्यों ना उस टाइम में क्या करो आप, ठीक है, दूसरा प्रोसेस को उठा लो, दूसरे थ्रेड को उठा लो। क्या बात समझ में आ रहा होगा? तो जब आप पूरा सीपीयू के टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, सीपीयू बैठा ना रहे, आइडल बैठा ना रहे, तो आप लगाओ मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट, आप थ्रेड बेस्ड प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, जहां पे हम पार्टीशन करेंगे अपने सेम प्रोसेस को, सेम प्रोग्राम को अलग अलग टास्क में, क्लियर है? इसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, जहां पे काम थोड़ा फास्ट होगा, बात समझे? लेकिन यहां याद रखना हमेशा क्या होता है प्रॉब्लम, कि यहां पे सीपीयू एक बार में एक ही थ्रेड रन करवाता है इंटरनली, हम लोग मल्टीपल थ्रेड को हैंडल करते हैं एक सिंगल सीपीयू के द्वारा अलग अलग एल्गोरिथम लगा के, क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो यहां पे समझो चीजों को। तो थ्रेड बेस्ड जो पार्टीशन होता है उसमें मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन करता है। देखो अगर मान लो यहां पे T1 का कुछ कोड रन किया, अब मान लो T1 में कुछ इनपुट लेना हो, आउटपुट देना हो, तब तक T2 का थ्रेड को उठा लेगा, सीपीयू को बैठा नहीं रहेगा, चलो तब तक ये काम कर लेते हैं, फिर तब तक ये काम कर लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं कि जैसे हम लोग भी किचन में क्या करते हैं, मान लो हम एक चावल चढ़ा दिए, तो चावल जो चढ़ा दिए उसके बाद तो हम दूसरा काम कर ही सकते हैं ना, कि वहां बैठे रहेंगे जब तक चावल बन ना जाए, तब जब बाद में हम रोटी बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है भाई, चावल चढ़ा दो फिर आगे का काम करना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग, हम सिंगल प्रोसेस हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना टाइम क्या कर पाए? यूटिलाइज कर पाए। दिस इज कॉल्ड द क्या? मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेड बेस्ड है हम लोग, क्लियर है? जितना थ्रेड होगा उतना जाकर उतना ज्यादा आपका प्रोग्राम फास्ट होगा, क्लियर? क्योंकि आपने पार्टीशन किया है ना कि भाई ये काम अगर रुक रहा है थोड़ा देर के लिए, तब तक दूसरा काम करो, बैठा मत रहो, ये चीज होता है, क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। समझ में आ रहा होगा सबको यहां पे? अब देखो बात करते हैं यहां पे
कि मल्टी थ्रेडिंग जो है जावा में किस तरीका से अचीव किया जाता है। ठीक है, इसको बात करो। देखो यहां पे अब मल्टी थ्रेडिंग जो होता है यहां पे समझो, फिर एक चीज और बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग उससे पहले एक चीज और बात करें, अचीवमेंट से पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि जावा में जो आपने बोला कि सर एक प्रोसेस है, एक थ्रेड होता है, तो कोई डिफरेंस तो होगा ना। देखो एक प्रोसेस और एक क्या वर्ड हमने यूज किया, थ्रेड वर्ड यूज किया। प्रोसेस और कौन, थ्रेड। क्लियर है, प्रोसेस यूज किया और क्या यूज किए, थ्रेड यूज किए। क्लियर है। अब यहां पे देखो ये जो प्रोसेस है, यहां पे समझो ये जो प्रोसेस है ना ये हैवी वेट का होता है। ठीक है, हैवी वेट मतलब कि ये सिंगल प्रोसेस, और थ्रेड जो है किसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है। तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा, ये लाइट वेट आएगा। क्लियर है, ऑफकोर्स क्या आ जाएगा, ये लाइट वेट आ जाएगा। क्लियर है। तो थ्रेड और प्रोसेस में एक अंतर है कि प्रोसेस को कोई हैवी वेट बोलता है और थ्रेड को कोई क्या बोलता है, लाइट वेट बोलता है। क्लियर है। तो प्रोसेस क्या है, एक हैवी वेट होता है, लाइट वेट होता है। सर इसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलता है जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने में सीपीयू को या ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम ज्यादा लगता है। मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कोई डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है, तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, वहां पे एल्गोरिथम थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को जब कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि थ्रेड एक ही मेमोरी स्पेस को क्या करता है, शेयर करता है, कॉमन एरिया को। प्रोसेस सब अलग, प्रोसेस का हर एक प्रोसेस का रेडी क्यू के अंदर में अलग अलग मेमोरी एरिया है, बात समझे, अलग अलग मेमोरी एरिया है। ठीक है, और यहां जो थ्रेड है वो एक ही प्रोसेस का पार्ट होता है। तो एक प्रोसेस देखो यहां पे समझो, यहां पे जैसे कि ये आपका जहां पे सारा प्रोसेस स्टोर होगा समझो, तो ये P1 स्टोर है, ये P2 स्टोर है, ये P3 स्टोर है, ये P4 है। अब यहां समझो, तो ये P4 जो है ये इसका अपना एरिया है, यहां तक इसका अपना एरिया है, इसका अपना एरिया है, इसका अपना एरिया है। तो ऑफकोर्स अगर हम P1 को P2 के कुछ कम्युनिकेशन करना होगा तो ऑफकोर्स कुछ तो एल्गोरिथम लगाएगा ना, क्या, जिससे उसके एरिया में जाएगा तब ना डेटा ट्रांसफर करेगा, और वो P2 P1 के एरिया में आएगा तब ना डेटा ट्रांसफर करेगा। तो कम्युनिकेशन करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अब थ्रेड में क्या है, देखो यहां पे अब एक ही प्रोसेस का ये पार्ट है, ये P1 है, और P1 का ही अलग अलग 4 थ्रेड है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सेम ही मेमोरी एरिया में ना है, ये T1 हो गया, T2 हो गया, क्या हो गया, T3 हो गया, तो सेम ही मेमोरी एरिया में है। तो थ्रेड इसीलिए लाइट वेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड को हैंडल करना इजी होता है, किससे, ऑफकोर्स प्रोसेस से। क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से। तो ये थ्रेड और प्रोसेस में ये अंतर होता है कि प्रोसेस इज कॉल्ड हैवी वेट और थ्रेड इज कॉल्ड क्या, लाइट वेट, बिकॉज इट इज ए सब प्रोसेस। ये किसी प्रोसेस का क्या है, पार्ट होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, एक पार्ट है। चलो यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जावा में मल्टी थ्रेडिंग का जो प्रोग्रामिंग होता है वो किस तरीका से होता है। समझो यहां पे जावा में मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा कहता है कि हमारे पास 2 टूल है। ठीक है, पहला जो होता है वो कहता है थ्रेड क्लास है। ठीक है, एक जावा का रेडीमेड बना हुआ कौन सा है, थ्रेड क्लास, और एक जावा में एक रनेबल इंटरफेस है। बात समझे, रनेबल इंटरफेस है, बात समझे। तो आप या तो थ्रेड क्लास का प्रॉपर्टी यूज करके आप क्या कर सकते हो, थ्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हो, बना सकते हो, और रनेबल इंटरफेस का प्रॉपर्टी है, ये क्लास है समझो, और ये इंटरफेस है। ठीक है, जितना भी थ्रेड हैंडलिंग मेथड है सब कहां रहता है, थ्रेड क्लास के अंदर होता है। ऑल थ्रेड हैंडलिंग मेथड्स अवेलेबल इन थ्रेड क्लास। क्लियर है। और रनेबल इंटरफेस क्या है कि आपके पास ये रनेबल इंटरफेस जो है ये भी आपको इंप्लीमेंट करोगे तो इसके पास भी एक मेथड है जिससे मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई हो जाता है। क्लियर है, बस इंटरफेस तो आपको पता है, इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन आपको जब इंप्लीमेंट इसको करोगे तो भी इसके मेथड को आपको हैंडल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, क्यों, बिकॉज आपको ये जो थ्रेड है ना सारा हैंडलिंग मेथड यही रखता है। ठीक है, तो अब बनाएंगे कैसे इसको समझो। अगर मान लो कि आपको अपने क्लास में थ्रेड का प्रॉपर्टी लाना है, ठीक है, कि मेरा प्रोग्राम जो है मेरे प्रोग्राम में थ्रेड का प्रॉपर्टी आ जाए, तो आपको थ्रेड क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना होगा, इनहेरिट करना होगा। ठीक है, और अगर रनेबल इंटरफेस से बनाओगे तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, बात समझे। देखो यहां पे तो हम बताते हैं स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग थ्रेड यूजिंग द क्या, थ्रेड क्लास। देखो यहां पे, चलो यहां पे अगर बात करते हैं तब देखो यहां पे इस तरीका से बात करेंगे। अभी हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना दे आप लोग को समझने के लिए सिर्फ,
ये थ्रेड बनता कैसे, फिर हम लोग और भी प्रोग्राम बनाएंगे। पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, जावा प्रोग्राम फोल्डर में है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक फाइल बना ले जिसका नाम रख लेते हैं थ्रेड डेमो डॉट जावा। देखिए यहाँ पे एक क्लास हमने बनाया, ठीक है, क्लास जिसका नाम हम रख लेते हैं माई थ्रेड। क्लियर है, ये रख लिए क्लास। अब देखो ये जो क्लास जो है माई थ्रेड हमने बनाया, इसमें हम प्रॉपर्टी ले आते एक्सटेंड करके थ्रेड का। ये वाला जो थ्रेड है ये जावा का थ्रेड है, ये हम लोग का थ्रेड नहीं है। मेरे पास थ्रेड का जो भी प्रॉपर्टी होता मेरे क्लास में आ गया, ठीक है, जो भी इसमें फंक्शंस है सारा आ गया, ठीक है। अब जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ना, ये थ्रेड जैसा बिहेव करेगा, क्यों, इसके पास थ्रेड क्लास का क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थ्रेड क्लास के पास एक रन मेथड है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखे पब्लिक वॉइड, यहाँ लिख दो यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ क्या लिखेंगे वॉइड, और यहाँ पे हम रन मेथड लिखेंगे। क्लियर है, चलो अब यहाँ देखो, अब रन मेथड के अंदर में कोड लिखेंगे। क्लियर, रन मेथड सबसे पहला मेथड होता है जो थ्रेड रन करता है, तो इसी मेथड को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, ठीक है। सबसे पहले तो मेन कॉल होगा, उसके बाद जब थ्रेड, जैसे ही आप थ्रेड को स्टार्ट करोगे तो रन मेथड क्या होगा, समझे, रन मेथड अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक कोड लिख देते हैं, सिंपल सा एक लूप लगा के कोड लिख देते हैं। फॉर इंट, यहाँ पे लिख दिए क्या, आई, और यहाँ पे लिख दिए फॉर आई इक्वल टू कितना से 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 50 तक चलो, और यहाँ पे 50 और आई इक्वल टू आई प्लस कितना कर दिया 1, ठीक है। चलो और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते हैं माई थ्रेड 1, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। चलो इस तरह से रख लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस थ्रेड को बना लिए, ठीक है। अब हम इस थ्रेड में अलग अलग चीजें बनाएंगे, एक और हम थ्रेड बनाते हैं, ऐसे हम इसी का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। चलो एक और थ्रेड हम बनाना चाहते हैं, क्लास माई थ्रेड, यहाँ पे माई थ्रेड यहाँ पे रख ले 2, इसको 1 कर देते हैं, बेटर रहेगा। माई थ्रेड 1 कर दे, यहाँ माई थ्रेड 2 कर दिए। ये एक्सटेंड करेगा किसको, थ्रेड को, किसको करेगा, थ्रेड को एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक, यहाँ लिखेंगे वॉइड, और यहाँ पे रन मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कोड कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे देखो कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कंट्रोल V रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, कंट्रोल C कर लें, और यहाँ पे हम कंट्रोल V। क्लियर है, यहाँ पे देखो, तो इसको हम प्रिंट करा दे थ्रेड 2। अब देखो, तो मेरे पास टोटल 2 थ्रेड बन के तैयार हो गया। तो जितना थ्रेड बनाना है उतना क्लास बनाइए, नहीं तो सिंगल क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दोगे तो भी मल्टीपल थ्रेड जैसा बिहेव करेगा, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक क्लास बनाए जिसका नाम है थ्रेड डेमो, जो कि जिसमें हम मेन मेथड को रखेंगे, थ्रेड डेमो। क्लियर है, सबसे पहला थ्रेड होता है मेन मेथड, क्लियर, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। मेन के अलावा पहले कोई भी कॉल नहीं हो सकता है, सबसे पहला मेन थ्रेड कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन रख दिए, मेन भी एक थ्रेड ही है, ठीक है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कॉल करता है, उसके बाद बाकी किसी थ्रेड को। चलो अब यहाँ पे हम थ्रेड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। थ्रेड 1 का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम रखे T1 इक्वल टू क्या, न्यू, यहाँ पे माई थ्रेड ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम है, तो उसी का ऑब्जेक्ट है माई थ्रेड 1। यहाँ पे बना लिया T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। चलो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माई थ्रेड 2, और यहाँ पे हम रख लिए T2 इक्वल टू क्या रख लिए, न्यू माई थ्रेड 2। क्लियर है, यहाँ पे देखो दोनों ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये ऑब्जेक्ट बना मतलब ये न्यू बॉर्न थ्रेड हुआ, हम आपको थ्रेड का लाइफ साइकिल भी बताएंगे। अभी ये स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो हम लोग को थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास देता है, ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा तो थ्रेड को डाल देगा रनेबल स्टेट में, मतलब वो रेडी क्यू में वेट करेगा कि सीपीयू हमको टाइम देगा कि हमको टाइम देगा। तो यहां पे देखो अलग अलग थ्रेड है। अब यहां पे देखो, जब ये रन करेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके आउटपुट सिस्टम पे अलग आ सकता है, मेरे पे आउटपुट अलग आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ऐसा, ठीक है। मान लो कि थ्रेड 1 जो है वो पूरा रन कर जाए, तब थ्रेड 2 को रन करा। हो सकता है कि थ्रेड 1 को थोड़ा सा रन कराए, फिर बीच में हम थ्रेड 2 को भी उठा ले, ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में किस काम में बिजी है,
उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे दोनों एक्टिव है, दोनों रेडी क्यू में बैठा हुआ है कि भाई सीपीयू हमें क्या देगा, टाइम देगा ड्यू टू द स्टार्ट मेथड, क्योंकि हम दोनों को स्टार्ट मेथड से इनिशिएट कर चुके हैं। क्लियर, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टार्ट मेथड करता क्या है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। क्लियर है, तो हमने दो थ्रेड बनाया, किस क्लास को एक्सटेंड करके, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। ठीक है, आपके पास थ्रेड 1 है और फिर थ्रेड 2 है, दोनों अलग अलग थ्रेड है। ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट बना दिए T1 और कौन T2, और दोनों को हम स्टार्ट किए। ठीक है, तो दो थ्रेड आपके पास बन गया और थ्रेड के अंदर में सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दिया 50-50। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। देखो यहाँ पे, यहाँ आ गए डी ड्राइव पे लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे क्या, CD जावा, हम लोग का फोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम। चलो यहाँ आ गया और यहाँ लिख देते हैं क्या, जावा, और यहाँ पे लिखते हैं थ्रेड डेमो। क्लियर है, डेमो डॉट जावा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि आपका दोनों के दोनों थ्रेड क्या हो रहा है, रन कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इस तरीका से तो पहले भी रन कर जाता, नहीं तो वही वाला बात है, बीच में सर कोई भी थ्रेड 2 को रन नहीं करवाया। तो ऑफकोर्स सीपीयू का स्पीड पे डिपेंड करता है। अब मेरा थोड़ा सीपीयू का स्पीड फास्ट है, इसलिए क्या कर रहा है, दोनों रन कर जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे हम लोग किसी को थ्रेड को हैंडल कर सकते हैं, कब किसको रन करवाना, ये भी हम लोग करेंगे। क्लियर है, लेकिन आपने यहाँ पे दो अलग अलग थ्रेड आपने क्या किया, एक साथ ही बनाया और एक साथ रन करवाए। क्लियर, दोनों एक साथ ही रन किया। क्लियर है, कंकरेंट इसी को बोलते हैं, कंकरेंसी। क्लियर है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, इसका कितना है, 500 है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 500 टाइम्स क्या करेगा, थ्रेड माई थ्रेड 1 प्रिंट करेगा। देखो तो अब कुछ आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो तो थ्रेड 1 पीछे भी हो गया। क्या थ्रेड 2 को क्या पहले कर लिया, देखो यहाँ पे थ्रेड 2, देखो बीच में थ्रेड 2 आ गया ना। अब देखो ना, कभी उसको रन करा रहा है, कभी इसको रन करवा रहा है, देख रहे हो ना। अब तो यहाँ कंकरेंसी दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने से दिख रहा है, तो पहले तो 50 था, तो आपको सीपीयू का स्पीड इतना भी कम थोड़ी होता है कि 50 को मैसेज एक बार में रन ना करवा दे क्या, तो वहां पे एक बार में रन कर गया था। लेकिन अब देखो तो देखो बीच बीच में आ गया, किसको, थ्रेड 2 को उठा ले रहा है, क्योंकि जान रहा है कि थ्रेड 1 में ज्यादा कोड हमको रन करवाना है, तो थ्रेड 2 बेचारा बैठा रहेगा, तब तक हम उसको भी क्या करवा ले, काम करवा ले। दिख रहा होगा कंकरेंसी यहाँ पे। क्लियर है, तो इस तरह से मेरा चलता है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे समझो चीजों को कि किस तरह से मेरा काम ये हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है, तो ये थ्रेड जो आपने बनाया, थ्रेड क्लास के प्रॉपर्टी को क्या कर एक्सटेंड करके आपने बनाया। ठीक है, जहां पे आपने देखा कि किस तरीका से ये थ्रेड बन रहा है, ये आसान होता है। क्लियर है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाना आसान है, लेकिन लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। प्रेफर नहीं करने का मतलब क्या है, देखो अब हमको इस थ्रेड 1 ने, देखो यहाँ पे कोई पूछे तुमसे कि किससे बनाना चाहिए, थ्रेड क्लास से बनाना चाहिए, रनेबल इंटरफेस से बनाना चाहिए, तो बहुत लोग का आंसर आता है कि थ्रेड क्लास से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे बनाते नहीं है लोग। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो आपने थ्रेड 1 को एक्सटेंड कराया थ्रेड से, थ्रेड क्लास का प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर लिया, और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मान लो कि थ्रेड 1 किसी दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी लेना चाहेगा इनहेरिट करके, तो अब तो इसके पास बेचारा के पास रास्ता तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि ले किसी दूसरे का प्रॉपर्टी। क्लियर है, पॉसिबल है कि किसी दूसरे का प्रॉपर्टी क्या कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अब इसके पास एक ही क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता जो ये कर चुका था। लेकिन यही अगर क्या होता, रनेबल इंटरफेस होता, तो इसके पास एक चांस रहता कि हम किसी दूसरे प्रॉपर्टी का भी, क्लास का भी प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते थे, इनहेरिट कर सकते थे, और इसके पास थ्रेड का भी क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। क्लियर है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो दो तरीका से इंप्लीमेंट होता है। तो अभी तुम आपको क्या सिखाए कि थ्रेड बनाना किससे, थ्रेड क्लास के हेल्प से। ठीक है, अभी हम क्या बताए, थ्रेड बनाए हम थ्रेड क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे रनेबल इंटरफेस का प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करके कैसे थ्रेड बनता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही।